हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएनआर एकेडमी। मैं रोहित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स सेक्शन के बारे में। तो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो सिर्फ आपकी एक जो है स्टैटिक या किसी भी एक पर्टिकुलर नॉलेज को टेस्ट नहीं करता है, जबकि वो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो क्या होता है कि जब आप किसी भी करंट अफेयर्स के टॉपिक को उठाते हो या डिस्कस करते हो, बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी आपने जो है स्ट्रेटेजी वीडियोस देखी होंगी टॉपर्स की, अदर जो गाइडेंस है बहुत सारे टीचर्स डालते हैं। दे ऑल आर गुड फॉर यू, बट सब हर एक टॉपर की और हर एक टीचर की एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है। और आज इस लेक्चर में मैं अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं। हम पहले जानेंगे यहाँ कि करंट अफेयर के अंदर व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि आप अगर आप देखोगे तो आपका जो जीएस का सिलेबस होता है, जीएस, जीके, क्योंकि करंट अफेयर तो ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी चीज में, इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसई, डिफेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। यहाँ आप देखोगे तो जीएस जीके जो दोनों जितने भी एग्जाम्स है, इवन दैट एसएससी, बैंकिंग, रीट, जो भी आपके एग्जाम्स हैं, उन सारे एग्जाम्स के अंदर जो है जो सीए करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो नियर अबाउट कहीं ना कहीं तक, अगर आप देखोगे इस पैटर्न के अंदर, तो इट्स अबाउट 35 to 50% तक ये रहता है नियर अबाउट सारे एग्जामिनेशंस में। और अगर इसके अबव भी जा रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहे हैं किसी एग्जामिनेशन के अंदर ये वाले क्वेश्चंस, तो कहीं ना कहीं जो कंसेप्चुअल रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी इनसे ही उठ के आएंगे। तो हम कैसे अप्रोच करते हैं इस चीज को? तो पहला एक तरीका होता है आपका न्यूज़पेपर वाला। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने कहीं भी किसी भी टॉपर की स्ट्रेटेजी देखी होगी या कहीं भी देखा होगा किसी भी टीचर को बताते हुए। तो आज मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज फार एज योर प्रिपरेशन इज कंसर्न। बट अगर हम बात करते हैं इसके अलावा क्या है, यहाँ आजकल जो है सीए मैगजीन्स, करंट अफेयर्स की जो है मैगजीन्स आती हैं, और ये इतनी बल्क में है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इतनी एक्सेस इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुके हैं। और भी होती हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो और है जो वेबसाइट्स होती हैं। अब ये क्या है, ये सारी चीजें ना एक तरह से एक बल्क के अंदर आपको प्रोवाइडेड है। अब इसको कवर कैसे करोगे आप? सपोज कर लीजिए कोई भी टॉपिक एक्स वाई जेड, कोई भी टॉपिक अगर हम उठा के देखें, तो हम आज देखते हैं ये 7 ऑफ दिसंबर का ये पेपर की ये कटिंग्स है। यहाँ क्या है, द फ्रंट लाइन वाज गिवन दैट कि आरबीआई होल्ड्स की रेट, लोअर्स ग्रोथ फोरकास्ट एंड मूव्स टू बूस्ट लिक्विडिटी। अब यहाँ है जनरली अगर आप एक नॉर्मल एस्पिरेंट की तरह देखेंगे या किसी भी एक जनरल पर्सपेक्टिव देखेंगे, तो आप क्या उठाएंगे कि हाँ भाई क्या कर दिया है कि जीडीपी का प्रोजेक्शन जो है वो 6.6 चला गया है, और यह जो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया है। कि जीडीपी जो है वहाँ हमारी जो है वो, वेट अ सेकेंड, यहाँ डिक्रीज हो रही है, और एज वेल एज जो है हमारा इन्फ्लेशन जो है वो राइज कर रहा है। क्या ये रिलेवेंट है? इज दिस रिलेवेंट? सिर्फ ये जानने मात्र से अगर आपके करंट अफेयर कवर हो रहे होते तो अब तक तो हर मतलब वैकेंसीज कम पड़ जाती, इवन दैट के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ज्यादा होते। बट इज दिस रिलेवेंट? ये खाली इतनी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट है क्या? नहीं नहीं, यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस। यहाँ जो है आपको अपना ओवरव्यू देखना पड़ेगा चीजों को लेके, कि सिर्फ इससे पार नहीं पड़ेगी। अब आप देखिए इन लाइन, देखिए अगर आपको ये लेक्चर के अंदर क्लियर नहीं दिख रहा है, आई एम डैम श्योर कि आप डेली कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, इवन दैट द हिंदू पढ़ रहे होंगे या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे होंगे। ये आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस से हमने लिया है। तो इसका आर्टिकल को एक बार मैं आपको नरेट कर देता हूँ, देन मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से चीजों को पिक करना है, ताकि आप उन चीजों को बेटर एक अच्छे तरीके से जो है पढ़ पाए, अपने नोट्स प्रिपेयर कर पाए। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सेशन के अंदर कि जो मेंस की अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए। अगर आप करंट अफेयर या न्यूज़पेपर को नहीं रीड करते हो, अगर आप न्यूज़पेपर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप हमेशा मेंस के अंदर लैग करोगे। इवन दैट प्रीलिम्स के अंदर भी सम व्हाट हाउ जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बट द लैंग्वेज फॉर्मिंग, जो सेंटेंस फॉर्मिंग होती है, जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इज द मेन आर्ट इन द एज फार एज योर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स प्रिपरेशन इज कंसर्न। इसके अलावा आपका सीएपीएफ का एक एग्जाम होता है जिसके अंदर सेकंड पेपर होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, उसके अंदर भी जो है आपकी राइटिंग स्किल्स
बहुत मैटर करती है कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, सपोज आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बस यू हैड कॉन्सेप्शनल नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, हर बुक से आप बहुत अच्छा उठा के लेके जा रहे हैं, मगर क्या हो रहा है वहां कि आप क्या कर रहे हैं कि हाँ ठीक है मैंने एक्स वाई जेड तो लिख दिया, बट उनके एग्जांपल्स मुझे पता ही नहीं है, रिसेंट सिनेरियो क्या है, करंट डेवलपमेंट क्या है, उसके वे फॉरवर्ड्स क्या है, चैलेंजेस क्या है। जब तक आप एक एग्जांपल नहीं देंगे किसी को, तब तक मैं आपको अगर सिर्फ स्लाइड के अंदर ये बता के चला जाऊं क्या नहीं नहीं पेपर लो, उसमें मेन मेन की पॉइंट उठा लो और इस तरह से पढ़ लो, बट नहीं होगा ना, मुझे आपको बताना पड़ेगा, आपको हर चीज मुझे समझानी पड़ेगी उस तरीके से जिस तरीके से आपको आज जो है एक प्रॉपर एक जो है कंसेप्चुअल एज वेल एज जितनी भी डाउट्स थे करंट अफेयर्स को लेके, न्यूज़पेपर रीडिंग्स को लेके, आई विल अश्योर दैट कि आज वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ आप देखिए कि हाँ क्या बात कर रहा है कि सीआरआर को है ना इसने रिड्यूस कर दिया है। सीआरआर को क्या किया है रिड्यूस, कितने पॉइंट से, अब यहाँ देखिए जीडीपी और ये सब तो आप हेडलाइन से पढ़ के निकल लेंगे, इसमें बात कर रहा है कि 7.2% जो है प्रोजेक्टेड थी, उससे जो है जीडीपी की प्रोडक्शन जो प्रोजेक्टेड रेट से उससे लोअर जो है हमारी जीडीपी परफॉर्म कर रही है, एज वेल एज जो है सीपीआई जो इन्फ्लेशन है वो इससे बढ़ गया है, दैट यू कैन टेक फ्रॉम इट। बट यहाँ आप कॉन्सेप्चुअल चीजें कैसे लेके जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल चीज आप लेकर जाएंगे यहाँ पे, देखिए बात हो रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की यहाँ एमपीसी। एमपीसी स्टैंड्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके बाद बात हो रही है यहाँ, मैं आपको सिर्फ एक कीवर्ड उठा के दे रहा हूं अभी, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको लेक्चर के साथ ही प्रोवाइड कराऊंगा, बट अभी फिलहाल आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट यू नीड टू सी थ्रू आउट द रीडिंग ऑफ अ, लाइक जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको कौन से कीवर्ड्स ऐसे ढूंढने हैं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। फालतू का कचरा उठाएंगे तो फिर 5 साल तक आप है ना करंट अफेयर्स ही पढ़ते रहिए, फिर आप करंट अफेयर्स के जो है ना मास्टर बन जाएंगे, न्यूज रिपोर्टर बन जाएंगे, बट यहाँ सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो आपको सिर्फ इसमें से कीवर्ड्स उठाने, लाइक दैट एमपीसी इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ जो है रेपो रेट की बात हो रही है, बट अब सीपीआई इन्फ्लेशन की बात हो रही है, देन अनदर थिंग इज एनडीटीएल, इट इज दैट स्टैंड्स फॉर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। इसके अलावा अगला हम जो है बात कर रहे हैं दैट आरबीआई कीप्स द रेट अनचेंज, अभी किस रेट की बात कर रहा है, रेपो रेट की बात कर रहा है, सीआरआर की बात कर रहा है, हाँ किस रेट की बात कर रहा है, दैट द बेंचमार्क रेट विच इज कॉल्ड दी रेपो रेट। अब क्या होता है रेपो रेट, वो भी हम आगे इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। अब यहाँ क्या बात करेंगे सी, अब ये क्या कर रहा है कि ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि सीआरआर होता क्या है ये भी हम देख लेंगे कि सीआर क्या होता है, एक डिमांड होता है, एक जो है पर्टिकुलर नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज करके आपकी जो है बैंक्स अपने हाथ में जो है अपना पैसा रखता है। अब उस पैसे से क्या होता है कि कुछ परसेंट हिस्सा आपको अपने कैश की फॉर्म के अंदर अपने बैंक के अंदर रिजर्व रखना होता है, कि आपको इतना तो है इन फॉर्स ऑफ किसी भी टाइप की किसी भी क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फंड बहुत जरूरी होता है, और उसी चीज को आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है एज फार एज योर गाइडलाइंस बाय द आरबीआई इज कंसर्न। अब हम बात करते हैं इसके अलावा भी क्या बात कर रहा है, अब यहाँ आप देखिए करेंसी इन सर्कुलेशन हो गया, जीएसटी टैक्स हो गया, बट इसके अंदर इस आर्टिकल के अंदर आप पढ़ेंगे तो देर इज वन टर्म विच इज कॉल्ड द हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। क्या है ये, अब ये टर्म मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने पढ़ा होगा, आई कैन बेट यू ऑन दिस कि बहुत से लोगों ने इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया होगा, इग्नोर कर दिया होगा, बट यस इट इज द की फैक्टर। जो क्वेश्चन बन सकता है, द मोस्ट प्रोबेबल चांसेस टू फॉर एनी एग्जामिनेशन और एनी एग्जामिनिंग बॉडी आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम इट इज द हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। अब ये क्या है, क्या है ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स होते हैं वो इंडिकेटर्स जिनके बिहाफ पे जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो अपने स्टांस को तय करती है। अब इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेट्स गो ऑन टू अनदर स्लाइड। अब यहाँ देखिए आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं स्लो डाउन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी बॉटम्ड आउट इन जुलाई टू सितंबर। अब ये बात क्या हो रही है क्वार्टर थर्ड की, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, तो Q3 की बात हो रही है, और यहाँ भी बोल रही है कि जीडीपी ग्रोथ, निर्मला सीतारमन जी आर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ये क्या कह रही है, Q3 टू मेक अप फॉर Q2 लॉस। अब Q2 का लॉस क्यों हो रहा है ये हम इस बारे में देखेंगे, पहले अभी हम आरबीआई गवर्नर के स्टांस पे चलते हैं। यहाँ भी देखिए ये कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो भी है, इन्होंने भी यहाँ जो बात करते हैं ये भी एक उसी टर्म को वापस रिपीट करेंगे इस आर्टिकल के अंदर, जो होगा हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। अब ये देखिए 2 बार सेम चीज मेंशन हो चुकी है, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज मैटर
कर रही है कहीं ना कहीं आपकी जो है इकोनॉमी से, आपके जो स्टांस हो रहा है किसी भी चीज के जो हो रहा है, सॉरी, जो इकोनॉमी के लिए जो भी स्टांस आपके लिया जा रहा है एज फार एज योर मॉनेटरी पॉलिसी कंसर्न, इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग एज वेल एज द ग्रोथ पे जो फोकस करना है, जो कंट्री की जो स्टेबिलिटी है, करेंसी स्टेबिलिटी है, इन सारी चीजों पर कंसर्न करने के लिए सारी चीजें क्या मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टांस। दीज आर द बेसिक्स जिसके ऊपर जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है अपना अपना कमेटी जो है अपना स्टांस जो है वो बताती है कि हाँ वी कि हम क्या अकोमोडेटिव स्टांस लेंगे, टाइटनिंग स्टांस लेंगे, और वी आर गेटिंग ऑन अ न्यूट्रल स्टांस। सो ये चीजें सारी बताती। अब यहाँ बोल रही हैं कि Q2 का क्यों लॉस हुआ हमें। अब यहाँ आप देखोगे कि दीज आर इकोनॉमिक, ये इकोनॉमी का पिलर है, बट इसके अलावा अगर एमपीसी पूछ लेगा आपसे, कमेटी फॉर्मेशन पूछ लेगा, फंक्शनिंग पूछ लेगा, ये तो सिंपल अप्रोच है, हर कोई लिखेगा। बट वाई, रीजन क्यों हो रहा है जीडीपी जो स्लो डाउन क्यों हो रही है, उसके रीजन हमें पता लगाने पड़ेंगे। निर्मला सीतारमन जी कहती हैं कि जो Q1 और 2 है, Q2 के अंदर क्या हुआ है, हमारे देश में इलेक्शंस हुए हैं, और इलेक्शंस के अंदर जो है स्टेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी पूरी तरह से काम में आती है। उसी मशीनरी के जो होने की वजह से, जो बिजी होने की वजह से ड्यूरिंग द इलेक्शंस जो है हम लोग जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान नहीं दे पाए। सो दैट माइट बी अ गुड रीजन, और ये एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है आपकी आंसर राइटिंग के अंदर देने के लिए, एक रीजन हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको है ना नोट करनी है न्यूज़पेपर के अंदर। तो एज लाइक अभी आपको ये इमेज जो है वो क्लियर नहीं दिख रही होगी, बट डोंट वरी अबाउट इट, हमने इसका भी जो है अरेंज कर दिया। एंड नाउ हमारे जो शक्तिकांत दास जी थे उनका जो टर्म तो खत्म हो चुका, और अब नाउ व्हाट इज दैट कि संजय मल्होत्रा द रेवेन्यू सेक्रेटरी वाज नाउ अपॉइंटेड एज द न्यू आरबीआई गवर्नर। ये आईएएस ऑफिसर रहे हुए हैं, एंड लाइक कि अभी जो है इनका अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं ये। तो दिस मार्क्स आल्सो कि अब जो है हमारे गवर्नर कौन है आरबीआई के, मिस्टर संजय मल्होत्रा, और पहले कौन थे, शक्तिकांत दास जी। अब ठीक है, अब यहाँ देख ले, न्यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर संजय मल्होत्रा, क्या 1999 के आईएएस के बैच के ऑफिसर, ये मैं ठीक है, ये जस्ट फॉर अ ग्लिप्स जो है ना मैंने आपको बता दिया कि नाउ द शक्तिकांत दास इज नॉट अ गवर्नर, नाउ द न्यू गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज संजय मल्होत्रा। सो अब हमको क्या क्या उठाना था, देखिए एमपीसी हमें उठाना था, ये जो है की पॉइंट्स यही आपको बनाएंगे। आप अगर आपकी स्ट्रेटेजी पूरी तरह से फॉलो करनी है, आप बस एक नोटबुक लीजिए, आपने लूज पेजेस ले लीजिए, डेट डालिए, इस डेट के बारे में टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द सिलेबस कि ये GS1, GS2, GS3, GS4 किसका टॉपिक है, किस सब्जेक्ट से रिलेवेंट है, इसके और क्या वो हो सकते हैं। देर आर पर्टिकुलर सो मैनी, लाइक बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, बहुत सारे जो है उसमें फॉर्मूलाज लगते हैं, लाइक द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज सिस्टम, कि आप एक ही टॉपिक के फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, उसका बैकवर्ड लिंकेज भी ले सकते हैं, उससे जितनी भी चीजें हैं वो सारी आप कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ मैंने क्या क्या उठाया, यहाँ मैंने आपको उठाया, ये इट वॉज जस्ट ये एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको कि आपको इसी तरीके से चलना है ना। अब यहां देखते हैं, हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी काफी 11th कॉन्जिक्यूटिव टर्म से जो है जो हमारे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्टांस क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल रिलेटेड टू व्हाट, ये था एक्चुअल वर्डिंग, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, और इसी स्टांस को 11th कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, रिपीटेड टर्म से जो है न्यूट्रल स्टांस आरबीआई ने बना रखा है। एंड देन देखिए यहाँ बोल्ड में लिख के लाया हूं आपके लिए, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, ये अब ये मायने रखता है सीआरआर कट क्या होता है, इम्पैक्ट्स ऑन की सेक्टर्स, इनके किन सेक्टर्स पे जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टेट्स अबाउट इट। इसके अलावा जो है, और अब क्या हो रहा है, इम्पैक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स, जनरल इलेक्शन, दे आर दी मेन फैक्टर्स। अब यहाँ क्या है, मान लीजिए आपके सीएपीएफ के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है वो काफी जो है हमारे देश को काफी तरीके से ना जो प्रॉस्पेरिटी को कंट्रोल करते हैं, रोक लेते हैं। तो वहां भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जब स्टेट मशीनरी एज वेल एज दी आर मिनिस्टर्स जो भी हैं, जिनको किसी को क्या पोर्टफोलियो मिला हुआ है, किसी को क्या पोर्टफोलियो मिला हुआ है, बट एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस दे वर नॉट कंसिडरिंग देयर पब्लिक की जो है एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे वो ध्यान नहीं देंगे, जो वो ध्यान देंगे अपनी
जो है, जो पार्टी है, जो भी है, जिनकी जो पॉलिटिक्स है, उस पर जो अपनी सीट को वापस जीतने के ऊपर ध्यान देंगे वो। तो वहीं अपन को अपन मायने रखता है कि हाँ, जनरल इलेक्शंस के इनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कि साइमल्टेनियस जनरल इलेक्शंस के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, वहां आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू हैव टू रीड लाइक दैट, कि हाँ आपको इसी तरीके से पढ़ना है। और आई मेक श्योर कि अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, यू गिव इट सम टाइम। देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी आपको 4 दिन के अंदर तो मास्टर नहीं बना सकती। आपको जो है इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कंटिन्यूस लगे रहिए, जिसको कहते हैं हम कि आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, जो है लगातार इस चीज को, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। बिलीव मी, आई एम मेक श्योर अबाउट इट, कि मैं श्योर करता हूं कि जिस दिन आपको मौका मिलेगा आंसर्स लिखने का ड्यूरिंग द टाइम, आप इतने अच्छे आंसर्स, इतने अच्छे एग्जाम्पल से लिख के आएंगे कि आपके मार्क्स जो है वो कोई नहीं काट पाएगा। सो अब हम आगे देखते हैं कि जो हमने डिस्कस किया था। नाउ वी टॉक अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मैं आपको जस्ट एक रेफरेंस देके समझा रहा हूं। मैंने आपको बस, ये जो वीडियो है ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो है, कि आपको, मुझे बस ये समझाना है कि आपको करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है, और उसके अलावा न्यूज़पेपर में आपसे कैसे जो है आर्टिकल्स उठा के लाने हैं। अब हमने देखे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर जो है एक बहुत सारा बड़ा आर्टिकल आया कि रेपो रेट को जो है वो अनचेंज रखा गया है, सीआरआर को जो है वो कट कर दिया गया है, जीडीपी जो हमारी ग्रोथ है। अब ये सारे डिसीजन ले कौन रहा है? हु डिसाइड के जो हमारी बेंचमार्क रेट है उसको जो है कंट्रोल कौन करेगा, जो इन्फ्लेशन को टेम कौन करेगा, जो है हमारी करेंसी के जो जो लगातार डीरेगुलेशन होता है उसको रेगुलेट कौन करेगा, ये सारी चीजों पे ध्यान कौन देता है? ये देती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब इस कमेटी को बनेगी कब है ये कमेटी? अब ये है ना 2015 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने मिलकर एक फ्रेमवर्क साइन किया, विच इज कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क को साइन किया है। इस फ्रेमवर्क को साइन करने के बाद जो है, इससे पहले क्या हो रहा था दोस्तों, इससे पहले जो है ना कोई भी हमारे लिए ना लीगली बाइंडिंग नहीं था किसी के ऊपर भी, कि जो है ना ग्रोथ पे भी फोकस करे और जो है इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करके रखे। बट आफ्टर साइनिंग ऑफ दिस फ्रेमवर्क, आरबीआई is legally responsible to control inflation as well as to focus on growth and development of our economy। अब यहाँ क्या हुआ? लीगली रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। कैसे बना है? आरबीआई एक्ट के अंदर, ये टू भी गलत लिखा हुआ है, दैट इज ZB 45 ZB, सेक्शन 45 ZB ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अंडर इसको क्रिएट किया गया है। और ये इंस्पायर्ड किससे हुआ है? इंस्पायर्ड फ्रॉम दी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ऑफ, ये कहां से है? ये यूएस की जो है। अब इसके अंदर जो है ना उर्जित पाटिल कमेटी का ना बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है दोस्तों। रघुराम राजन वाज द मेंबर, उन्होंने भी काफी इसमें कंट्रीब्यूट किया। इसके अलावा बहुत सारी है, जो है तारापुर कमेटी है, वाईवी रेड्डी कमेटी है। इन सारी कमेटी इसके रिकमेंडेशन के बाद जो है हमारी गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने मिलकर कौन सी कमेटी फॉर्म की है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, अब ये क्या कर रही है? अब देखिए, लार्जर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर हमारे देश के अंदर जो है, जो रुपी की जो है वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? कमजोर हो रही है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आरबीआई। क्योंकि मैनेज कौन कर रहा है? अपेक्स बैंक। हु इज द अपेक्स बैंक ऑफ आवर कंट्री? आरबीआई। इसके अलावा जो है हमारी जो पॉलिसी के अंदर भी जो चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, हम क्यों कर रहे हैं, किन इंडिकेटर्स को हमने फॉलो किया है, किन बेसिस को हमने लिया है, वो सारी चीजें कौन हमें बताता है? आरबीआई। तो क्रिएटेड इन ऑर्डर टू हैव अ लार्जर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। अब इसके बाद ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज द बेसिस, उर्जित पटेल कमेटी 2014, रघुराम राजन, ये 2008, 2013 के अंदर भी एक कमेटी और बनी थी, इसको आप फोकस कर सकते हैं। दैट इज वन इज पारसी मिस्त्री, तारापुर, वाईवी रेड्डी, एफएल, ये जो है फाइनेंशियल लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ये कब बना है? 2018 के अंदर। इनको जो है ये, अब ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, पूछा कहाँ है इससे। अब इसके बारे में आपको R&D क्या करनी पड़ेगी? ये सारी चीजें कि कमिटीज कौन सी लिंक है, जो बात कर रहा है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, उस वो क्या चीज है। इसके अलावा एमपीसी की जो फंक्शनिंग आपको जाननी पड़ेगी, उसका स्ट्रक्चर आपको जानना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लो आप और सारी चीजें हो जाए। आपको आपको जो है सारी चीजों को एक कॉम्प्रिहेंसिव करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है ना, वो सिर्फ अगर आप करंट की नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो वो आपके है ना चाय पे चर्चा के लिए बहुत अच्छा है। बट एज फार एज योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन इज कंसर्न, आपको वो चीज को और पूरी तरह से नापना पड़ेगा कि वो आपके जो है जीएस के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से कैसे लिंक कर रहा है। इकोनॉमी का अगर ये पोर्शन है, तो इकोनॉमी के कौन कौन से जो है ऐसे पोर्शन से जिनको ये टच करके आ रहा है, वहीं आपका सिलेक्शन होता है और वही अप्रोच होती है आपकी जो राइट होती है। तो आपको इसी तरीके से इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। नाउ वी कैन सी दैट कि हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? स्ट्रक्चर 6 मेंबर कमेटी है ये, है ना। ये आपको लगभग पता ही होगा
कि इनमें से 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर और हैं। ये 3 मेंबर किसके हैं? आरबीआई के हैं। इसके अलावा 3 मेंबर किसके हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख देते हैं अभी यहाँ। अब ये क्या हो रहा है? आरबीआई के अंदर कौन आ रहा है? गवर्नर आ रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं इसके। अब एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। इसके बाद कौन होता है? डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं किसके? जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। इसके अलावा एक और मेंबर होते हैं जिनको कौन नॉमिनेट करता है? आरबीआई बोर्ड। अब इसके बाद 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर और कहां से आते हैं? एक आएगा जो आपके कैबिनेट उससे अप्रूव्ड होगा, एक डीईए से अप्रूव्ड होगा, और इसके अलावा जो है, अब इसको कौन बनाता है? एक होती है रिसर्च सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। वहां से ही जो है ये सारे जो है 3 जो होते हैं, इसमें से एक जो होंगे वो एमिनेंट इकोनॉमिस्ट होंगे, जिनका इकोनॉमिस्ट की फील्ड के अंदर जो है बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा, वहां से सिलेक्ट होंगे। और ये जो 3 मेंबर्स होते हैं ये 4 साल में एक बार अपॉइंट होते हैं, और दोबारा से रीअपॉइंटमेंट के लिए ये लोग नहीं होते हैं। और इनका सिलेक्शन कौन करती है? सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। इसके अंदर कौन कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, जो अंडर सेक्रेटरी होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के वो होते हैं, वो उसके अलावा जो इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं वो होते हैं। ये सारे मिलके जो है बाकी की 6 मेंबर की हमारी कम्युनिटी जो है इस कमेटी को फॉर्म करते हैं। अब इसमें क्या होता है? वोटिंग कैसे होती है? वोटिंग दोस्तों होती है मेजोरिटी से। अब यहाँ जो है ना, ये हमारे गवर्नर साहब जो हैं, इनके पास है ना वीटो पावर नहीं होगी, बट कास्टिंग वोट की पावर होगी। तो इनके पास जो है वीटो पावर नहीं है, नो वीटो पावर, पर यहाँ क्या है? कास्टिंग वोट ये कर सकते हैं। अब क्या होगा? अभी देखिए रिसेंटली जो डिसीजन आया है ना सीआरआर को जो कम करने का, 50 पॉइंट बेसिस से कम करने का, वो डिसीजन आया है 4/2 की मेजोरिटी से। तो ये कैसे काम कर रहा है? वोटिंग प्रोसेस से काम हो रहा है। किस किस प्रोसेस से कंसीडर किया जाता है? मेजोरिटी से। अब यहाँ क्या, आरबीआई जो गवर्नर है इसको नेग्लेक्ट थोड़ी कर सकते हैं। इकोनॉमी को कोई ऐसे थोड़ा ना कर देंगे कि नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा तो आप हटा दो, नहीं नहीं, ही डजंट हैव द वीटो पावर। बट अगर इन केस ऑफ ड्रॉ होता है तो जो कास्टिंग वोट है वो वापस से गवर्नर अपने हाथ में जो है उनके पास वो कास्टिंग वोट की पावर होती है। नाउ जस्ट कैरी ऑन विद दिस। अब आगे हम बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उसका स्टांस या आउटलुक क्या होता है। तो 3 तरह के स्टांस जो है ना बेसिकली फॉलो होते हैं। फर्स्ट इज दी अकोमोडेटिव, सेकंड इज दी न्यूट्रल, थर्ड वन इज दी टाइटनिंग। अब इसको जो है हम एक्सपेंशन एक्सपेंशनरी पॉलिसी आउटलुक भी बोलते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्शनरी बोलते हैं। और यहां जो है कुछ भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज। अब एक्सपेंशन में क्या करेंगे? हम एक्सपेंशन करना होता है तो अब हम करेंगे इसके अंदर क्या करेंगे? हम जो है मनी सप्लाई को क्या होगा? मनी सप्लाई को मैं एमएस लिख रहा हूं यहाँ। मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा हमें? हाँ, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मनी सप्लाई अगर हमें इंक्रीज करनी है तो फिर रेपो रेट को क्या करनी पड़ेगी? हमें रेपो को हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी। अब डिक्रीज करेंगे तभी तो लैंडिंग जो है बैंक्स ज्यादा कर पाएंगे। अब इसके अलावा नो चेंज मतलब यहाँ तो देखिए स्टांस होता है। अब नो कॉन्ट्रैक्शनरी के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शनरी के अंदर हमें जो है मनी सप्लाई को रिड्यूस करना होता है। तो यहाँ क्या करेंगे? हम रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे। जब हमें लिक्विडिटी बाहर निकालनी है मार्केट से एब्जॉर्ब करनी है लिक्विडिटी, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? लैंडिंग जो बेंचमार्क रेट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो है बैंक्स अपना रेशियो मेंटेन करके रखें और उनका जो सीआरआर एसएलआर के थ्रू जो वो मेंटेन करते हैं उस चीज को क्या करेंगे? वो लोग बढ़ा देंगे, तो लोन जो है वो कम दे पाएंगे। अब वो कम दे पाएंगे तो इससे जो है मार्केट के अंदर मनी सप्लाई जो होगी क्या होगी? वो कम हो जाएगी। एज और इसका रिवर्स होता है, वाइस वर्सा होता है किसके अंदर? अकोमोडेटिव के अंदर, कि हमने जैसे ही रेट कम करी बैंक जो है और लोन दे पाएगा मार्केट के अंदर और पैसा सर्कुलेट करेगा। सो दिस इज लाइक द अकोमोडेटिव, न्यूट्रल एज वेल एज द टाइटनिंग। तो अब ये सारी चीजें कंसर्न होती है। अब देखिए अब यहाँ बात कर रहे हैं हम रेपो। तो रेपो क्या होता है? रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज ऑप्शन। इस पे क्या करता है? जस्ट लाइक ये मान लीजिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। आरबीआई, और ये हम ले लेते हैं एससीबी विच इज कॉल्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। अब यहाँ क्या होता है?
अब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज तो हो जाती है अपनी यहाँ। अब यहाँ क्या है ना, सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी जो है एसएलआर के अंदर जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जो है इसके अंदर भी 18 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है बैंक्स अपनी है ना जो एक फॉर्म रखते हैं, एक कैपिटल को रखते हैं। अब इसमें क्या करेगा आरबीआई को जब लेनी है वापस, क्या रेपो कैसे काम करती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ क्या करेगा कि आरबीआई डिमांड करेगा कि तुम एक काम करो भाई, मेरे से जो है तुम मेरे को अपनी जीसेक दे दो। तो यहाँ जो है ना ये जीसेक दे देगा अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, और यहाँ इसको 10,000 रुपए फॉर एन एग्जाम्पल, इतना छोटा अमाउंट के लिए तो कोई परेशान भी नहीं करेगा किसी को, ये जो है ये इसको दे देगा। बट आफ्टर 14 डेज क्या करेगा, अब जो है आरबीआई इसको अपने जो है आज जो इसने एससीबी ने अपनी जो जीसेक इसके पास रखवाई थी कि हाँ मेरे पास जो है थोड़ी पैसों की कमी है, अब मेरी वो कमी वापस कवर हो चुकी है, 10,000 से मैंने इंटरेस्ट बना लिया। अब क्या करेगा जो है आरबीआई इसको इसकी जीसेक वापस देगा, बट विद 10,000 प्लस जो इंटरेस्ट होगा एक्स्ट्रा, जो इस पे रेपो रेट का जो इंटरेस्ट होगा वो इसको वापस दे दिया जाएगा। तो इसी तरह से रेपो काम करती है, और इसी पॉलिसी के अंदर जो है अब ये जो है एमपीसी हमारा अकोमोडेटिव, न्यूट्रल और टाइटनिंग जो है स्टांस लेती है। अब देखिए इसको जो हम है ना डॉविश भी कहते हैं, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है कि व्हाट इज द डॉविश मनी पॉलिसी, एज वेल एज इसको हम कहते हैं हॉकिश, एंड व्हाट इज द हॉकिश मनी पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजीज है ना ये भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लाइक लेट्स कैरी फॉरवर्ड ऑन दिस कि अब कैलिब्रेटेड टाइटनिंग क्या होती है, ये 2023 का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब इसमें क्या करना होता है हमको, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग क्या होती है, टाइटनिंग के अंदर हमें ना जो है जो लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब करना होता है। बट कैलिब्रेटेड टाइटनिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, कि हम जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं बट विद स्लोप, स्लो स्पेन ऑफ टाइम, मतलब ये स्लो चलता है, इसको सॉफ्ट लैंडिंग भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज दिस सॉफ्ट लैंडिंग। अब ये कर क्यों रहे हैं, ये ईयर ही सॉफ्ट लैंडिंग का था। जो है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग जो है यूएस के अंदर फेडरल बैंक हो या यूरोप के अंदर हो, सबने जो है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है। तो दैट्स वाई ये जो टर्म आ जाती है ये आप इसमें क्या समझेंगे कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, तो ये आप याद रखिएगा। अब यही वाली सारी चीजें कि आपको एक न्यूज़पेपर के अंदर अगर एक टॉपिक दे दिया है कि उससे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उठानी है, सो ये आपका मेजर आउटलुक को बढ़ाता है कि आपका जो जो पर्सपेक्टिव है उसको ब्रॉड करने के लिए जो हम आपके लिए ये सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। देखिए अगर आप खुद से ढूंढने बैठेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट दीज थिंग्स, बट वॉट वी आर डूइंग फॉर यू कि हम आपके तरफ से हम मेहनत कर लेते हैं ताकि आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। आप बस इसको देखिए, एक बार देखिए, दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए, और इसके बाद हम क्या करेंगे ना इसकी रिवीजन सीरीज भी आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। आप रिवीजन सीरीज लाएंगे ना तो आपके सारे अब ये सारी चीजें आपको ऐसे नहीं है कि नहीं 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 भाई फ्री माइंड से देखिए, ज्यादा लोड मत लीजिए, बट इसको कंटिन्यूस फ्री माइंड से आप देखिए। रिवीजन क्लासेस के अंदर आप इसको हम आपको रिवाइज करा देंगे, और इसके अलावा हम आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आपको लिंक करवा देंगे। तो वो आपको है ना रेगुलर, इसको बस रेगुलरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोकस आप आराम से लूज माइंड से आप इसको देखिए। इस देखने के बाद हम आपको इसका जो है अगर कॉन्सेप्चुअल रिगार्डिंग जो है वो उसके लिए भी हमारे पास जो है फैकल्टीज हैं जो आपको इकोनॉमिक्स के अभी बहुत जल्दी आपके जो है हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके अलावा जो है आप करंट अफेयर्स के लिए हम हैं आपके साथ। अब इस चीज को हम रेगुलरली अगर हम फ्री माइंड से देखते हैं ना तो देखिएगा डे आफ्टर डे, देखिए 365 दिन है साल में। अब 365 दिन में अगर मैं आपको करंट अफेयर के 15 टॉपिक पढ़ाने लगूं तो दिमाग से कैलकुलेट कर लो कि कितने हो जाएंगे। अब उस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अरे ठीक है भाई फ्री माइंड से देख लो ना, इतना क्यों, रिलैक्स रहो, चिल करो, हम देख लेंगे वो आपका, ठीक है। इसको रिवाइज हम आपको कराएंगे, जो कंसेप्चुअल वीडियो की आपको नीड होगी, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो आपको चाहिए वो आपको पीएनआर एकेडमी प्रोवाइड करा के देगी। सो लेट्स कैरी ऑन विद दिस कि हाँ हमने क्या देखा, इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ रहा है, स्लो स्लो, कि एकदम से नहीं कि पूरा नहीं कि जैसे भाई अगर 4 था तो मैं डायरेक्ट 6 नहीं चला गया हूं, ठीक है, नहीं नहीं 4 25 पॉइंट बेसिस से बढ़ा है, 50 बेसिस से बढ़ा है, इस तरीके से जो है, जो इस चीज को क्या बोलते हैं हम, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ एमपीसी स्टांस। अब मैंने आपको बताया था कि जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऐसे हवा के अंदर बात करके नहीं लेकर आ रही है, वो बहुत सारे फैक्टर्स को जो है आरबीआई की जो हमारी एमपीसी है ये बहुत सारे फैक्टर्स को है ना अपने दिमाग में रखती हैं, बहुत सारे सर्वेस को देखती हैं, उसके बाद ही अपना डिसीजन लेती हैं। अब ये देखिए व्हाट इज दी फॉरवर्ड लुकिंग सर्वेज ऑफ आरबीआई, ये क्या आ रहा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होता है।
और किन कहाँ से लिया जाता है ये लिया जाता है 19 बिग सिटीज, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, और जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जिनका इकोनॉमी का आउटपुट और डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, उन चीजों से ये, वहां से, उन शहरों से ये जो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो लिया जाता है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे जो है वो हाउस होल्ड का यहाँ पे लिया जाता है कि हाउस होल्ड कंजप्शन ओवरऑल जो डिमांड ऑफ इकोनॉमी है उसको डिराइव करता है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओबिकस। अब ये क्या होता है, ओबिकस सर्वे जो होता है हमारा होता है ओपन बुक, है ना, जो ऑर्डर बुक जो होती है, ऑर्डर बुक प्लस इन्वेंट्री, इसके अलावा जो है हमारा जो है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इस पे काम करता है। इस पे जो है ये हमारा काम करता है। जो स्मॉल कंपनीज है, जो छोटी कंपनीज होती है ना, उस पे ये, उसका जो है ये ओपन बुक की इनकी इन्वेंट्री होती है, जो उनकी कैपेसिटी होती है, जो उनका आउटपुट कैपिटलाइजेशन होता है, ऑर्डर बुक एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, ऑबिकस स्टैंड्स फॉर ऑर्डर बुक एंड इन्वेंट्री प्लस कैपिटल यूटिलाइजेशन सर्वे। इसके लिए जो है ये यूज होता है, और ये स्मॉल कंपनीज का देखता है, क्योंकि क्या रिफ्लेक्ट करती है, ओवरऑल डिमांड इन दी इकोनॉमी। इसके अलावा हम आगे देखते हैं दोस्तों कि हाँ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। आई एम श्योर कि आपको माइक्रो और मैक्रो में अंतर तो पता होगा, इतना तो अगर आप अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हैं इसको, तो व्हाट इज द रियल जीडीपी, उसका फॉर्मूला मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं। उसके अंदर जो होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज वेल एज दी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होता है इसमें जो है उसको कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल जीडीपी कि भाई उसको भी कंसिडर किया जाता है यहाँ। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ, इसके अलावा जो होता है इसको कौन ले रहा है, मॉस्पी और एनएसओ के डेटा से इसको बनाया जाता है। इसके अलावा जो है डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ क्या होता है, इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी। इसके अलावा इन सारे इन चीजों के डेटा फॉलो किए जाते हैं। फिस्कल डेफिसिट देखा जाता है, जिससे कि यील्ड देखी जा रही है, ट्रेजरी बिल्स को देखा जा रहा है। अब देखिए ना आप, कौन सा जो है स्पेक्ट्रम है जो आरबीआई छोड़ दे रहा है। इसके अलावा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स कितना हो रहा है उसके डेटा को देखा जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट देखा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स देखा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा जाता है, ये सारी चीजों, इन्फ्लेशन देखा जाता है। ये सारी चीजों को कंसिडर कर रही है। अब मैं आपको सारे टॉपिक तो बढ़ाने बैठ नहीं सकता, बट रियली आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू कि किन किन चीजों के जो है, जो कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जिसको आरबीआई कंसिडर करता है प्रायर टू टेकिंग एनी स्टांस ऑन द जो है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। देन वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब नाउ दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, दो बार ये जो मेंशन हुआ था और मैंने आपको कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या होता है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक डेटा, कि भाई एग्रीकल्चर के अंदर कितनी डिमांड आ रही है, कितनी जो चीजें हैं, उनका सोविंग सीजन कैसा गया है, बारिश कैसी गई है। इसके अलावा जो है अभी जो रबी की क्रॉप है, अभी यहाँ रबी की क्रॉप जो है, गुड सोविंग सीजन ऑफ रबी वाज मेंशन्ड इन दी आर्टिकल बाय, और उसी चीज का एग्जांपल जो है शक्तिकांत दास जी के द्वारा भी दिया गया है। अब यहाँ देखिए इसका एग्जांपल ले सकते हैं, क्या लोगे आप, ट्रैक्टर सेल्स। भाई जितनी अच्छी सोविंग सीजन होगी तो उसकी जो है हार्वेस्टिंग के लिए, सोविंग के लिए, हर चीज के लिए, टिलिंग के लिए, हर चीज के लिए क्या है, ट्रैक्टर की बहुत डिमांड पड़ती है बड़े प्रोडक्शन में, तो ट्रैक्टर की सेल्स का डेटा जो है उस तक को आरबीआई कंसीडर करता है। एम्प्लॉयमेंट डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा किस किस का, इज लाइक ईपीएफओ का, ईपीएफओ के अलावा जो है हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा, इसको भी हम कंसीडर करते हैं। इंडस्ट्री डेटा, अब इंडस्ट्री डेटा के अंदर क्या आ जाता है, इंडस्ट्री डेटा के अंदर आप मान लीजिए सीमेंट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी और एटसेट्रा, बहुत सारी ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करती हैं, इन सारी चीजों के अंदर काम करती हैं, इन सबका डेटा होता है। पीएमआई जो है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है, उसमें देखा जाता है। अब ये किस किस का है, सर्विसेज का एज वेल एज गुड्स का। अब यहाँ क्या होता है ना, इस चीज को इस तरह से देखा जाता है कि आप देखिए आर्टिकल के अंदर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स वाज आल्सो मेंशन्ड, ये आपको देखना पड़ेगा। और अब मैंने आपको सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स बताया, वहां मैंने आपको ये सारी मेंशन नहीं किया था, मैंने आपको बस बताया हाई। और ये सारी चीजें जो है आपको एग्रीकल्चरल डेटा मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल, एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज पीएमआई वाज आल्सो मेंशन्ड इन दिस। तो ये होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, ये आपको न्यूज़पेपर नहीं बता रहा है। यही अंडरस्टैंडिंग जो है आपको थ्रू द टाइम डेवलप करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसका जो डेटा होता है ना, अगर वो 50% से कम होगा तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शनरी,
और अगर 50% से ज्यादा होगा, राइट नाउ इट इज 58.7% आई थिंक, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशनरी। अब इस चीज को आपको देखना पड़ेगा बाय द टाइम। अब यही सारी चीजें जो है आपको फॉलो करनी पड़ती है, आपके जो है मेंस के आंसर्स हो गए, एज वेल एज जो होता है प्रीलिम्स के, जो है आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं और वहीं फंसते हैं सबसे ज्यादा। तो अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी तो आप जो है ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री और ऑल फोर आर करेक्ट, वो वाले क्वेश्चन तो आप भूल जाइए। तो आई मेक श्योर दैट कि हाँ, हम आपको हर टॉपिक इसी तरह से पढ़ाएंगे। हाँ, हमारी जो करंट अफेयर्स की जो आगे वाले सेशन आने वाले हैं उसके अंदर जो है हम मेजर पोर्शन भी कवर कर रहे हैं, जो छोटे न्यूज़ जो है उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सारी चीज़ों से आप जुड़े रहिएगा और हमारे साथ अपनी है ना जो जर्नी है ना उसको और पावरफुल बनाइए, कि जर्नी जो है वो मज़ेदार होनी चाहिए, है ना। मंजिल तो देखी जाएगी यारों, जर्नी अच्छी होनी चाहिए। तो हम इसको आगे कैरी करते हैं कि अब इसके अलावा जैसे फिस्कल इंडिकेटर होगा, ग्रोस टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, मनी इंडिकेटर क्या है, जी सेक्ट जो 10 ईयर के जो बेंचमार्क बॉन्ड्स होते हैं वो कितना रिलेवेंट करते हैं, वो मनी, वो उसकी जो यील्ड होती है, यील्ड का कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स के अंदर हम आपको समझाएंगे। बट दिस लाइक ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कितना हो रहा है, रेवेन्यू एंड कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिस्कल डेफिसिट है, ये सारे जो है पॉइंट जो है कंसीडर किए जाते हैं। नाउ द टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, सीएडी जो करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक्सचेंज रेट, ये सारी चीजें जो है एक्सटर्नल सेक्टर्स में आती है। ई वे बिल कितना होता है, आपकी फोर्ट की फ्लाइट कितनी है, रेलवे की फ्लाइट कितनी है, ये सारी चीजें क्या है, प्रोडक्शन से लिंक्ड है ना। लाइक द इम्पोर्टेंट टू वाज द गति शक्ति, पोर्ट के ऊपर डेवलपमेंट किया जा रहा है बहुत सारा, सी भारतमाला, क्यों करे जा रहे हैं ये सारी चीजें, कि भाई जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करेंगे। तो अगर वो बूस्ट पे जाएगा तो ही तो इकोनॉमी जो है, जीडीपी जो है हमारी बनेगी ना टॉप की। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ये सारी जो चीजें हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे, तभी हम आगे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें लिंक है कि यहाँ अगर सर्विस सेक्टर भी दे रखा है तो उससे रिलेटेड लिंक्स क्या है, वो भी आपको इस चीज में देखना पड़ेगा। फिर अब क्या बात कर रहे हैं, चैलेंजेस हेड, व्हाई आई मेंशन दीज द चैलेंजेस हेड। मैंने अभी आपको निर्मला सीतारमण का एक जो है एक इसमें आर्टिकल और दिखाया था आपको, जिसमें वो कह रही थी कि जो है Q2 के लॉसेस जो है Q3 की ग्रोथ से कवर अप हो चुके हैं। अब यहाँ क्या उन्होंने जो है ना चैलेंजेस बताए थे इसमें। अब ये चैलेंजेस कहाँ जरूरी है आपकी मेंस की आंसर राइटिंग के लिए, ये जो आंसर राइटिंग स्किल्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर। अब यहाँ क्या है, इम्पैक्ट ऑफ सैचुरेशन ऑफ वेजेस ऑन कंजप्शन, के भाई जितनी जो है हमारी वेजेस हैं वो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो चुकी हैं। अब होने के बाद क्या हो रहा है, इसका जो है कंजप्शन पे इफेक्ट पड़ रहा है, और कंजप्शन इज डायरेक्टली लिंक टू दी डिमांड, एंड डिमांड जो है वो सप्लाई को भी इफेक्ट करेगी एज वेल एज ओवरऑल इकोनॉमी को भी इफेक्ट करेगी। तो ये सारी चीजें क्या है ना, ये आपके आंसर्स को और वैलिड बनाती है ना। अगर कल को वो जो प्रोफेसर है ना वो आपको तो जानते नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, वो तो आपके आंसर्स को जानते हैं और आपके आंसर्स में आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है। तो वही चीजें जो है यहाँ जो है ऐसे एग्जांपल्स जो है, जो ऐसे जो चैलेंजेस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये चीज आपके लिए बहुत मददगार साबित होती है। कि ये है देखिए कितना वो है, प्लेटूइंग ऑफ अ ग्लोबल डिमांड, कि जो ग्लोबल डिमांड ही कम होती जा रही है ड्यू टू दी जो है अभी जो है वर्ल्ड में जो क्राइसिस चल रहे हैं। सी ऑयल सब प्राइसेस शॉक चल रहा है, यहाँ जो है रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, इधर हमास और इसका चल रहा है, इसराइल का चल रहा है गाजा पे। इसके अलावा जो है ईरान पे भी जो है कॉन्फ्लिक्ट आया जा रहा है, असाद पे आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये कहाँ है कि जो है ना ग्लोबल डिमांड ही कम हो रही है। तो उस चीज के लिए भी अब ये चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, इस चीज के लिए क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। अब ये देखिए कितना एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ नेचुरल गवर्नेंस रिलेटेड टू पब्लिक। अब आप डायरेक्ट क्यों लिखेंगे कि भाई इलेक्शंस की वजह से खराब हो गया, नहीं नहीं, ये लिखिए ये होती है लैंग्वेज, दिस इज द आर्ट। क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ड्यू टू इलेक्शंस, नहीं ये नहीं, ये गलत हो जाता है। दिस इज द प्रॉपर आर्ट टू राइट इन द एग्जाम टू मेक योर मार्क्स गुड, लाइक इट्स लाइक द चेरी ऑन द केक वाला हिसाब हो जाता है। इस तरीके से आप लिखेंगे ये चीज। आप अब ये मैम हमने तो कहीं खुद से तो बनाई नहीं है, अगर हम खुद से बना भी लेंगे तो आप वैसे भी जान जाएंगे। अगर आप भाई आप भी खुद से बना ही सकते हैं कि देखिए ओरिजिनलिटी से बढ़िया तो कुछ नहीं होता। बट हम ना प्लेगरिज्म नहीं बोल रहे हैं, प्लेगरिज्म हम यहाँ इम्प्लाई नहीं कर रहे हैं, ये जो है हमने पेपर से ही लिए। बट मैटर करता है कि आप पेपर को किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, किस तरीके से उस चीज को आप देख रहे हैं। सो नाउ लेट्स लुक इनटू लाइक दी सम मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। अब ये देखिए ये जो है 250, ये जो है मेंस एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे गए। एग्जामिन द कंपोजिशन functioning of MPC in India. How has the MPC decision making process contribute to the country's monetary policy outcome? ठीक है, अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, ठीक, एवरीवन कैन राइट अबाउट कॉम्पोजिशन एंड फंक्शनिंग,
कि कंपोजिशन क्या होता है, 6 मेंबर्स कमिटी होती है, इसके अलावा क्या होता है जो है मेजोरिटी और उस पे वोट होती है, द गवर्नर हैज द कास्टिंग वोट बट डजंट हैव द वीटो पावर, ये तो आप सब लिख देंगे। बट यहाँ क्या काम आएगा, अगर आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते हैं और इसके अलावा जो है न्यूज़पेपर पढ़ने का आपका जो तरीका है उस चीज वो अगर आपका सॉलिड है, तो यहाँ आप लिखेंगे कि 2020 के अंदर क्या स्टैंस था, जब ग्लोबल पैंडेमिक आ गया था तो हमारी जो एमपीसी है उसने फोकस किस पे किया, ग्रोथ पे, तो इट इज अ राइट एग्जांपल। इसके अलावा 2022 टू 23 जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बहुत हाई था, तब जो है पूरा वर्ल्ड जो है वो ले रहा था, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। बट यहां हमने क्या लिया, हमने ये वर्ड यूज नहीं किया, वी यूज्ड विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। ये क्या किया है हमने कि ठीक है कि हम जो है टाइटनिंग नहीं कर रहे हैं, हम जो है अकोमोडेशन को विड्रॉल कर रहे हैं कि हाँ जो है सप्लाई, मनी की सप्लाई बनी रहेगी बट जो इजी मनी है वो यहाँ पे नहीं रहेगी। तो दिस काइंड ऑफ एग्जांपल दैट यू कैन पुट कि हाँ भाई एमपीसी के इतने सारे, अगर डी डॉलराइजेशन जो होता है दैट यू कैन राइट ऑन दैट, कि अभी जो रिसेंटली जब फेडरल बैंक के अंदर अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी थी, देन जो है जो आरबीआई ने अब फिर से स्टांस लिया या इंटरवीन किया, अपनी जो है एफपीआईज जो है वो बहुत बढ़ाने लगे थे। अब क्या होगा, अगर वहां इंटरेस्ट बढ़ा दी तो सारे यहाँ से निकाल के वहां करने लग जाएंगे। बट यहाँ जो है जो आरबीआई ने दो जो अभी नए फ्रेमवर्क साइन किए हैं जहां से जो है क्या हो रहा है, रुपी डिनोमिनेटेड ट्रेड जो है वो चालू किया है हमारे। अब ये सारी चीजें क्या होती है, ये बनाती है दीज एग्जाम्पल्स कि डी डॉलराइजेशन इफेक्ट। अब यहाँ क्या 83 रुपीज आ गया था, बट आरबीआई के स्थान से क्या हुआ, एमपीसी के स्थान से क्या हुआ, इसका और फर्दर डैमेज जो है वो इंडियन इकोनॉमी को नहीं पहुंचा है। एज वेल एज एनालाइज the impact of MPC decision on the Indian economy, particularly with respect to inflation control and exchange rate stability। अब यहाँ भी आप यही सारे एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा एमपीसी के डिसीजंस, अब देखिए कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंट्रीब्यूटेड टू द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी आउटकम्स एज वेल एज दी क्या अभी क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। इसके अंदर भी डॉलराइजेशन वाला एग्जांपल जा सकता है। इसके अलावा अभी फिलहाल जब हमने पैंडेमिक के टाइम पे जब हमको ध्यान था कि नहीं बहुत सारी जो है ना कंट्रीज, उन्होंने जो है इस टाइम पे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का ध्यान किया, बट शक्तिकांत दास जी जो है उनकी विजनरी आप देखिए, ही नोज दैट कि हाँ कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन को हम बाद में संभाल लेंगे, फिलहाल जो बात है वो रिकवरी की है तो हमें ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। सो दैट्स हाउ ये सारी जो चीजें है ना कि आप ये जो आउटकम्स होते हैं, तो ये सारी चीजों को आप जो अपने आंसर्स के अंदर मेंशन कीजिए और ये आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। हमारा जो चैनल है उसके नीचे ही जो है टेलीग्राम का आपको लिंक दिया हुआ है, वहां आप हमको आंसर भेजिए, हम आपके आंसर्स को भी चेक करके देंगे। फॉर यू वी आर मेकिंग इट लाइक हम आपके लिए बना के देंगे वो चीज, आपकी हर जर्नी के अंदर हर स्टेप के साथ हम आपके साथ है। डोंट यू हैव टू वरी अबाउट इट। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट कीजिए, हमें भेजिए आप, नो वरी अबाउट इट कि ठीक है। अब हम थोड़े से पीवाईक्यू देख लेते हैं कि लाइक ये 2017 के अंदर पूछा गया है। सो पीवाईक्यू डिस्कशन क्यों जरूरी हो जाता है, ठीक है आपको वैसे भी मिल जाएंगे किसी भी मैगजीन के अंदर, बट अभी आपने एमपीसी पढ़ा है, अभी आपने थोड़ा सा उसका आउटलुक देखा है, न्यूज़पेपर पे उसका आर्टिकल पढ़ा है, तो ये आपकी जो है ना मेमोरी को स्ट्रांग बनाएगा। सो दिस इज द अप्रोच दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप डेली पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, फ्री माइंड से पढ़िए, फ्री माइंड से उसके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर, पूरा चीज थोड़ा थोड़ा क्रिस्प के अंदर आपको समझाया। दिस इज नॉट अ डिटेल्ड वीडियो, बट मैं आपको समझाते जा रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अब ये 2017 में पूछा गया। इट डिसाइड्स द आरबीआई's बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। क्या होती है वो, रेपो। डिसाइड करती है नहीं करती, करती है ना भाई, तो बस ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। अब इट्स अ 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। तो पहली बात तो यही गलत हो गया है। कितनी मेंबर की बॉडी है, 6 मेंबर बॉडी है। कभी भी अगर आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई सा भी पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं, डू इट लाइक ऑन दिस वे कि हाँ जो गलती है उस पे एंड टू एंड उसको करेक्ट करके दीजिए, ठीक है। अब यहाँ के ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, कौन होता है इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, आरबीआई गवर्नर। ये कौन होता है एक्स ऑफिशियो, अभी संजय मल्होत्रा जी बैठ गए हैं ना चेयर पे, आरबीआई के चेयरमैन अपॉइंट हो चुके हैं, तो वो एक्स ऑफिशियो, वो आरबीआई के गवर्नर तो है ही है, इसके अलावा जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो है वो किसके हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के। तो यहाँ जो स्टेटमेंट थर्ड भी जो है वो गलत हो गई। द करेक्ट आंसर इज
द वन ओनली। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है। अब ये क्या है, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स एग्जामिनेशन 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अब यहाँ क्या होगा, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट और टू रेगुलेट द बैंकिंग सेक्टर। ये काम तो आरबीआई का है साहब, ठीक है, ये काम आरबीआई का है। टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट कहीं हद तक ये सही है, बट द फर्स्ट थिंग इज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अभी जो है सीआरआर को हमने क्या, सीपीआई जो इन्फ्लेशन है वो बूम कर गया है, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को फॉर्म किया है कि हाँ भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगी तो ही हमारी जो है ग्रोथ भी फोकस रहेगी। अब आप एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो है ना ये जो है 4+2 और -2 जो है 2 से 6% के बीच का ही जो है हमारी जो है मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट क्यों रखती है। वाई इट इज कि भाई पास्ट 100 ईयर्स का आप सर्वे उठा के देखेंगे ना दोस्तों, तो पास्ट 100 ईयर्स के अंदर जो भी इकोनॉमीज हैं जो अपने आप को डेवलपिंग से डेवलप कर पाई है ना, उन्होंने अपनी जो है इन्फ्लेशन एज वेल एज इन्फ्लेशन की रेट को जो है वो 2 से 6% के दायरे के अंदर ही रखा है। दैट्स व्हाई वी चूज द टारगेट। अब यही बात आती है टर्मिनल रेट की। देयर इज वन मोर थिंग, टर्मिनल रेट। ये आप मेरे को बताएंगे क्या होता है कमेंट बॉक्स के अंदर, व्हाट इज टर्मिनल रेट, ये आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कैरी फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन। अब यहां चलते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। क्या है, टू सेट द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ना, गलत। टू रेगुलेट द बैंकिंग सेक्टर, आरबीआई कर रहा है। टू सेट द इंटरेस्ट रेट एंड रेगुलेट द मनी सप्लाई एज वेल एज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आप बताइए इसमें से क्या सही होना चाहिए, कि टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये काम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है, सब कर रही है, बट द मेन थिंग इज कि भाई क्या काम है उसका, मेन इंटरेस्ट रेट को सेट करना, विच इज द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, विच इज व्हाट द रेपो रेट एज वेल एज द रेगुलेट द मनी सप्लाई। उसी के थ्रू हम मनी सप्लाई कंट्रोल करते हैं, तो वहीं जो है हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो रहा है एज वेल एज जो है वो ग्रोथ पे भी हम लोग फोकस कर पा रहे हैं। तो द करेक्ट आंसर टू दिस इज सी। Now let's look at the another question. How does the rate affect the economy and what is its implications for the banking sector? कि repo rate क्या करती है, increase कर देती है मनी सप्लाई को in the economy and reduces the lending rates of commercial bank। कि ठीक है भाई, रेपो रेट जो है मनी सप्लाई को इंक्रीज भी कर सकती है एज वेल एज रिड्यूस कर देती है लैंडिंग रेट ऑफ कमर्शियल बैंक को। ये बिल्कुल सही सही स्टेटमेंट है। रेपो रेट डिक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड इंक्रीजेस द लैंडिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। इसको आगे देखते हैं हम, रेपो रेट हैज नो इम्पैक्ट ऑन मनी सप्लाई। तो यही गलत हो गया, कैसे नहीं हो सकता, मनी सप्लाई पे रेपो रेट पे तो सारा वो कर रहा है कि रेपो रेट इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द लैंडिंग रेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये भी गलत हो गया कि नो इम्पैक्ट तो हो ही नहीं सकता, रेपो रेट तो एवरीथिंग इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। अब ये पूछ रहा है अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी, और ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या कर रहा है, तो फर्स्ट वन इज दी राइट कि हाँ भाई रेपो रेट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर एज वेल एज रिड्यूसेस दी लैंडिंग रेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इसका क्या आंसर हो गया, ए। दिस वन इज आल्सो करेक्ट। अब यहाँ देखते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब ये क्या करेंगे इसके अंदर कि ठीक है, टू सेट दी इंटरेस्ट रेट एज वेल एज दी रेगुलेट दी मनी सप्लाई, क्या और क्या कर सकता है इसके अलावा, ये भी कर रहा है। अब यहाँ ये इन दोनों के यही करेक्ट आंसर होने चाहिए। अब यहाँ देखिए कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज इकोनॉमी, ये दोनों सही है, इसके अंदर दोनों कौन, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। ये तो डायरेक्ट आ गया ना, सीधे सीधा 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 चलता है इस पे, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पे इतना दिमाग नहीं लगाना, देखा ठीक है, हाँ कौन है रिस्पॉन्सिबल, ये है। अब अगला चलते, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी रिकंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये है यहाँ इफ, अब ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है कि यूपीएससी सीएससी 2022 के अंदर पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ हमें देखना करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साहब। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई हैव मेंटर्ड टू, उन्होंने यही बस यही गलती करी है, सिली मिस्टेक्स जिसको बोलते हैं ना ये, कि हाँ भाई जो फोकस की जो कमी होती है ना वो यही आती है कि हमने पहले करेक्ट इनकरेक्ट देख लो भाई, बाद में देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, आरबीआई लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कि भाई अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है तो कौन सी पॉलिसी यूज करेगा, एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी, या बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब यहाँ क्या कर रहा है कि इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा हाई है तो आरबीआई को क्या लेनी पड़ेगी कि भाई पैसा डालना पड़ेगा मार्केट के अंदर, तो ही तो डिफ्लेशन आएगा। अभी क्या कर रहा है, सीआरआर कम किया ना तो कहीं ना कहीं डालेगा,
तो क्या कर रहा है ना, एससीबीज हम यहाँ बना लेते हैं। अब इनसे क्या आगा, अब ये बोलेगा ले भाई एक काम कर, मेरे को तेरी जीसैक भेज दे और जो है यहाँ तेरी वो दे दे मेरे को। क्या ये क्या हो जाएगा, बट अब ये कब किस सिचुएशन में आता है, ये जब इन्फ्लेशन, जब डिफ्लेशन की ताकत होती है, तब जो है मनी सप्लाई को वो वहां भेजेगा, कि तब इसमें जो मार्केट के अंदर जो है पैसा वो डालेगा। कि आरबीआई खरीद रहा है तो इसका मतलब आरबीआई जो है एससीबीस को पैसे भी देगा। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी ये गलत हो जाती है। इफ द रुपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइक टू सेल डॉलर्स इन दी मार्केट, ठीक है, ताकि जो है डॉलर्स वो सेल करेगा, ताकि जो है वो डिमांड जो है वो स्टेबलाइज हो चुके। इस चीज के लिए ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इफ द इंटरेस्ट रेट इन यूएसए और यूरोपियन यूनियन इज टू फॉल, देन इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय द डॉलर्स। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भी चीज की जो है रेट्स जो कम होगी तो हम तभी उसको खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि कम रेट में मिलेगा, ज्यादा रेट पे हम निकालेंगे तो बेसिकली वो फायदा किसको करेगा, वो हमारी इकोनॉमी करेगा। देन द आंसर इज करेक्ट इज 2 and 3। अब इसी के साथ जो है हमारा जो लेक्चर ये आज यहीं समाप्त होता है। यहाँ हमने आपको बाकी सारी चीजें बता दी हैं। अब इसके अलावा आप जो है एक काम कर सकते हैं कि यहाँ जो है मैंने आपको पूरी चीजें बताई हैं किस तरह से क्या काम करता है। यहाँ जो है न्यूज़पेपर जो है, अब न्यूज़पेपर आप कोई सा भी ले लीजिए, जो है इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए, हिंदू ले लीजिए, किसी कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर मैगजीन बहुत सारी कोचिंग्स की मार्केट के अंदर आती है। वी विल शॉर्टली इंट्रोड्यूसिंग, हम कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही समय के अंदर जो है अपनी खुद की जो है करंट अफेयर मैगजीन जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। टिल देन यू कैन कनेक्ट विद आवर चैनल, और एज वेल एज जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप कनेक्टेड रहिए। वहां भी कहीं ना कहीं हम आपको करंट अफेयर्स या मैथ्स हो गया है, इकोनॉमिक्स हो गई है, इवन दैट योर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन एज वेल लाइक आरएस इज कंसर्न, वहां भी जो है हम आपको जो है उससे रिलेटेड कंटेंट्स वहां हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो ये करंट अफेयर मैगजीन हो गई, वेबसाइट्स हो गई जस्ट लाइक betterindia.com, पीआईबी हो गई है, इस रिलेटेड बहुत सारी जो गवर्नमेंट की आरबीआई की खुद की साइट्स हो गई। अब आप इतना सारा जो है कंपाइलेशन अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आप फिर वही वाली बात कि करंट अफेयर ही पढ़ते रह जाओगे भैया। तो हम वो चीज आपको लाके देंगे, इस स्ट्रेटेजी के साथ आप फॉलो कीजिए, इसी तरीके से आप न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए और हमसे आप जुड़े रहिए, है ना। हम आपके लिए रेगुलरली जो है वीडियोस लाते रहेंगे। आपको जो है कहीं ना कहीं जो है जितना भी रिसोर्सेज आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप बस इस चैनल से जुड़े रहिए। अब आज के लिए बस हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं और आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, और उससे हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों को जिनको करंट अफेयर्स को लेके काफ़ी दिक्कत होती है, विच आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स एज फार एज देयर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन इज कंसर्न। और इसके अलावा जो है हम सिर्फ करंट अफेयर्स तक ही नहीं रुकेंगे, हम जल्दी आपके लिए सीसेट के कोर्सेज लाने वाले हैं। जो है हम आपके लिए जो फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन होता है एज वेल एज जो अदर जितने भी एग्जामिनेशन रिलेटेड टॉपिक्स है वो हम आपको यहीं इसी चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा जो आपकी जो रेवोल्यूशनरी जो जर्नी है उसको आप पीएनआर के साथ अपनी सक्सेस जर्नी में कन्वर्ट कीजिए। थैंक यू, दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ।